नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में हम डिस्कस करेंगे उत्तर अमेरिका। लास्ट क्लास में भी हमने उत्तर अमेरिका डिस्कस किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया जाए यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा क्लास। जब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर के साथ साथ करंट अफेयर कवर किया जाएगा, सीसैट भी होगा। और मेंस की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। तो अगर इन कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई है। चलिए नॉर्थ अमेरिका देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी किसी कॉन्टिनेंट को देखिए तो ये ज़रूर देख लीजिए कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी वाटर बॉडीज है। यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है, इधर अटलांटिक ओशन दिख रहा है। याद रखिएगा ऊपर आर्कटिक ओशन दिख रहा है। ठीक है, देखिए क्लास, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब एग्जाम में यही चीज़ आपसे पूछी जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी नॉर्थ अमेरिका के मैप को आप सोचेंगे, इधर पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी याद रखिएगा, हडसन बे याद रखिएगा और लेब्राडोर सी याद रखिएगा। क्लियर? अभी छोटी छोटी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर कैरेबियन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी। ये ब्लैंक मैप है। अभी इस मैप को देखो और अपने वीडियो को पॉज कर लो और इस ब्लैंक मैप में लोकेट करो कि कौन कौन सी लोकेशन या कौन कौन से लेक आपको पता है या कौन कौन से आपके डेजर्ट आप लोकेट कर ले रहे हो। 2 मिनट बैठ के सोचो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो 1 घंटे, और 1 घंटे बाद फिर हम इस मैप को देखेंगे और देखते हैं कि आज के लेक्चर में आपने किन किन पॉइंट्स को सीखा। तो अभी इस ब्लैंक मैप को रख के खुद सोच लो कि क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर को देखना, फिर लास्ट में हम जब इस मैप को फिर से देखेंगे और मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी तो आप बताइएगा कि आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया। चलो अब लास्ट में इस मैप को हम लोग फिर देखेंगे, तब हम चीजों को लोकेट करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। लास्ट क्लास में हमने ग्रेट लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। 1-2 जगह मैंने कनाडा को यूएसए बोल दिया और यूएसए को कनाडा बोल दिया है। आप लोग के कमेंट के थ्रू ही मुझे ये चीज़ पता चली। अगर पढ़ाने के दौरान मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेती कि मैंने कनाडा को मैं यूएसए बोल दे रही हूँ और यूएसए को कनाडा बोल दे रही हूँ, 1-2 जगह कहीं पर हुआ है, तो मैं उसी समय उसको करेक्ट कर दी होती। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और आप में से कई स्टूडेंट ने बताया भी तो, और आपने लिखा भी कि मैम कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर हो जाता, आपने स्टार्टिंग में सही बोला, लास्ट में थोड़ा गलत हो गया है। तो थैंक यू सो मच जब आप लोग इतना ध्यान देते हो उस चीज़ के लिए कि मैम कोई बात नहीं। कभी कभी जब स्टूडेंट्स बोल देते हैं कोई बात नहीं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ऐसा एरर नहीं होना चाहिए। एज अ फैकल्टी ये हमारी ड्यूटी है कि हम पूरी एक्यूरेसी के साथ आपको पढ़ाएं। लेकिन हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है तो उसको अगले क्लास में हमें सही भी करवाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप हमारे क्लास में आ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं ध्यान दिया या गलती से बोल दिया या नहीं पता था, ये भी हो सकता है कई बार, तो हमें उस चीज़ को करेक्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेट लेक से ही। ठीक है, देखो ग्रेट लेक की जब हम बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप में से किसी स्टूडेंट ने ही इस ट्रिक को बताया था, होम्स। ठीक है, तो ग्रेट लेक में कौन कौन से आपके लेक्स आते हैं बताओ? यूरोन आता है, ऑन्टेरियो आता है, मिशिगन आता है, इरी आता है और सुपीरियर आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लेक सुपीरियर है, ये मिशिगन है, यहाँ पर लेक यूरोन है, ये लेक ऑन्टेरियो है और इधर लेक इरी आपको दिखेगा। क्लियर है? इसको और
थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा क्लास, ये क्या है, लेक सुपीरियर है, ये लेक मिशिगन है, ये लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है, लेक ऑन्टेरियो है। इसको हम ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखेंगे, कनाडा इधर है, यूएसए इधर है, ठीक है। कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है, लेक ऑन्टेरियो है। लेकिन जब हम लेक मिशिगन की बात करते हैं, यही चीज मैंने शायद जब रिवीजन करा रही हूं, मैं आपको पढ़ाते समय नहीं, जब मैं आपको लास्ट में रिवाइज करा रही हूं, उस समय शायद मैंने यही चीज गलत बोल दी थी। लेक मिशिगन को मैंने गलती से बोल दिया था कनाडा में, लेकिन आप लोग ने उसको करेक्ट कर लिया है। ये याद रखिएगा, जो लेक मिशिगन है वो एंटायरली यूएसए में लाई कर रही है, ठीक है, पूरी तरीके से यूएसए में है। लेकिन ऑल लेक की अगर हम बात करते हैं तो वो कनाडा और यूएस से दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहां पर लेक ऑन्टेरियो की जब आप बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहां से कर रही है, लेक ऑन्टेरियो से। ये याद रखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी है। देखिए, सेंट लॉरेंस नदी की उत्पत्ति कहां से हो रही है, ऑन्टेरियो झील से, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में आपकी बह रही है, तो कुछ इस तरीके से वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट से इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ इस तरीके से बह रही है। डायरेक्शन देखो, समझ में आ रहा है, तो डायरेक्शन भी आप लोग याद रखिएगा। अब सेंट लॉरेंस नदी जो है वो ऑन्टेरियो से निकल रही है, गिर कहाँ रही है, तो मैंने आपको बताया ना, जब आपको याद रहेगा इधर की तरफ अटलांटिक ओशन है, तो अगर पेपर में आपको दिया रहेगा अटलांटिक ओशन तो आप आराम से मार्क कर लेंगे। तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। और इसके क्षेत्र को, डेल्टा वाला जो क्षेत्र है जहां पर ये डेल्टा बना रही है, उस क्षेत्र को हम लोग सेंट लॉरेंस खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में भी बताया है, बस एक बार रिवाइज करा रही हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी और टोरंटो, ये तीनों सिटी जो है, ये तीनों सिटी क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और टोरंटो की अगर हम बात करेंगे तो ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं आपकी सिटीज। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चल, अब आगे देखो, यहां पर मैंने आपको बता दिया, ये है लेक सुपीरियर, ये मिशिगन है जो कि पूरी तरीके से यूएसए में लाई करती है, ये लेक ह्यूरॉन है, ये ऑन्टेरियो है और ये लेक इरी है। क्लियर? अब ध्यान देना क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड, जैसे अगर लेक सुपीरियर की बात हम करेंगे तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये, ठीक है, क्षेत्रफल में, और ये कहां लाई करती है, कनाडा और यूएसए के मध्य। लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर लेक की बात हम करें, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्लियर? पॉइंट याद रहेगा, पेपर में पूछा जाता है। लेक मिशिगन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेट लेक में से लेक मिशिगन एकमात्र ऐसी लेक है जो कि पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और अमेरिका का जो शिकागो शहर है ना, वो इसी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। शिकागो शहर इसी के किनारे स्थित है, किसके, लेक मिशिगन के। लेक मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में लाई करती है। उसके बाद लेक ह्यूरॉन की बात करते हैं, अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। आपको पता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, लेक ह्यूरॉन। याद रहेगा, अगर पूछेगा सबसे बड़ी तो आप सुपीरियर बताएंगे, दूसरी सबसे बड़ी तो आप ह्यूरॉन बताएंगे। दोनों ताजे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। लेक इरी की अगर हम बात करेंगे तो लेक इरी भी अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, ठीक है, और ये आपका परिवहन और मछली उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेक ऑन्टेरियो भी कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है, और मैंने आपको बताया है सेंट लॉरेंस नदी जो है उसका उद्गम कहां से होता है, लेक ऑन्टेरियो से होता है। इतने सारे पॉइंट्स क्लियर, समझ में आ गए। चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए दिया गया है ग्रेट बियर झील के बारे में। ग्रेट बियर झील
और ग्रेट स्लेव। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं मैप में आपको अब ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव लेक दिखाने जा रही हूं, जो कि महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर आप देखेंगे ग्रेट स्लेव है और ग्रेट बियर लेक आपको इधर दिखेगा। याद रखिएगा, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव लेक दोनों जो है वो कनाडा में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण है क्लास। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको कनाडा वाला मैप दिखाऊं, देखो इसमें इंक्लूडेड है, नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये है। यहां पर ज्यादा अच्छा हो से दिखेगा आपको। ये कनाडा वाले पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर मैं लाइन खींच दे रही हूं, देखो कनाडा की लाइन खींच रही थी तो यहां पर वैनकूवर दिखा, वैनकूवर, तो कुछ याद आ गया, हिस्ट्री याद आ गई, 1914 का समय याद आ गया। वैसे ये पोर्शन यहां पे डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। 1914 का समय याद आ गया, कामागाटा मारू प्रकरण याद आ गया। यहीं पर शिप आई थी, यहीं से शिप कनाडा में घुसना चाह रही थी, कामागाटा मारू शिप, लेकिन उसे लौटा दिया जाता है भारत और फिर कलकत्ता में पहुंचती है। क्योंकि उस समय यहां पर बोला जाता है कि कोई भी भारतीय जो डायरेक्ट भारत से ना आके किसी दूसरे देश से आ रहे हैं उनको कनाडा में एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो यहीं पर शिप आती है कामागाटा मारू और उसके बाद उसे एंटर नहीं करने दिया जाता है और लौटा दिया जाता है भारत की तरफ। चलो वो तो आपका हो गया किसका, हिस्ट्री का पोर्शन। अच्छा यहां पर देखो मॉन्ट्रियल दिख रहा है, तो मॉन्ट्रियल इन्वायरमेंट याद आ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, दिख रहा है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो मैप देख रहे हो तो कितनी चीजें दिख रही है यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर हम लोग लेक देखने के लिए आए थे तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम हिस्ट्री भी पढ़ा दो मैप के थ्रू और मैप इन्वायरमेंट भी पढ़ा दो मैप के थ्रू। तो बस वैनकूवर दिखा तो याद आ गया, तो इसलिए कामागाटा मारू प्रकरण बता दिए। गदर पार्टी 1914, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, सब था ना वही चीज। चलो यहां पर ध्यान दो, मैंने आपको ग्रेट बियर लेक बताया, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। ग्रेट बियर लेक कहां पर है, कनाडा में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको ग्रेट स्लेव लेक भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, कनाडा में है। लेक अटाबस्का आपके परीक्षा में पूछा गया है, कनाडा में है। लेक रेनडियर याद रखिएगा, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक यहां पर सदर्न इंडियन लेक, अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछ ले। सदर्न इंडियन लेक कहां पर है, ये भी कनाडा में है। और यहां पर लेक विनिपेग। बस इतने लेक तो याद कर लेना क्लास, क्योंकि आपके परीक्षा में लेक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है पूछ ले। तो यहां पर सबसे ऊपर आपको ग्रेट बियर लेक दिख रहा है, बियर, ठीक है, बियर लेक। फिर ग्रेट स्लेव लेक, फिर अटाबस्का लेक, रेनडियर, और इधर आपको सदर्न इंडियन लेक और लेक विनिपेग। ये सब कहां पर है, ये सब आपके कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है। तो जल्दी से बताओ कौन कौन सा है। सबसे पहले बियर है, ठीक है, भालू वाला बियर ही, बियर। फिर उसके बाद दास मतलब स्लेव, ठीक है। फिर अटाबस्का, बेचारा जो स्लेव है उसके ऊपर बहुत बड़ा बक्सा आपने रख दिया, अटाबस्का। एक ठो भालू, एक ठो स्लेव, ऊपर से उस स्लेव के ऊपर, उस दास के ऊपर आपने अटाबस्का रख दिया और बड़ा बस्ता रख दिया और उसको रेनडियर पे बिठा रहे हैं आप। हाँ, वो तो सोचा था कि उसके बियर पे आप उसको बिठाएंगे, लेकिन आप उसको रेनडियर पे बिठा रहे हैं। और कहाँ भेज रहे हैं, साउथ सदर्न इंडियन लेक के पास भेज रहे हैं, ठीक है। और बाद में उसको आपने एकदम पेग बना दिया। यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो बियर ही हो गया, बियर जानवर का नाम आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर रेनडियर में जानवर का नाम दिख रहा है, पेग में पिग ही दिख रहा है, विनीपिग, ठीक है। और बीच में देख लो स्लेव है, अटाबस्का है, सदर्न इंडिया है। ये सब कहां पर है, ये सारे कनाडा में है क्लास, याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में यहां से प्रश्न बने, क्योंकि मैं आपको बता दूं ग्रेट स्लेव से प्रश्न बना है, अटाबस्का से भी बना है, रेनडियर से भी बना है। सदर्न इंडियन लेक
के बारे में अभी तक नहीं पूछा है, लेक विनिपेग भी पूछा है कहीं ना कहीं, तो सब याद रखिएगा। ये सारे लेक कहाँ हैं? कनाडा में स्थित है। चलो अभी थोड़ी देर बाद फिर रिवाइज करा दूंगी। अब यहां पर एक लेक आपको दिख रहा है, सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। ये याद रखिएगा, ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो अमेरिका में है, ठीक है, और खारे पानी की झील है ये। अब सॉल्ट दिख रहा है तो खारे पानी की ही झील होगी। ये क्लियर हो गया। मैप देख ले एक बार, ये देखो, ये ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पर है? यूएसए में है। यहां पर ग्रेट बियर लेक, मैं लिख दे रही हूं सी, कनाडा में है। ग्रेट स्लेव लेक कहां? सी, कनाडा में है। अटाबस्का कहां? सी, कनाडा में है। रेनडियर कहां? सी, कनाडा में है। विनिपेग कहां? सी, कनाडा में है। ये सारे लेक आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे याद रहेगा, मैं कहती हूं कैसे भूलेगा, थोड़ा सा सोच लेना। ऐसे पहले आंख बंद करो 2 मिनट, भालू सोचो, बियर सोचो, फिर एक स्लेव सोचो, दास, स्लेव मतलब दास, फिर उसके ऊपर अटाबस्का, उसके ऊपर बस्का रख दो, ठीक है। उसके ऊपर बस्का रखने के बाद डियर पे, रेनडियर सुना ना, डियर पे उसको बिठाओ और सदर्न इंडिया में भेज दो। सदर्न इंडिया में जब वो बेचारा जाते जाते कैसा हो जाएगा? एकदम पिग की तरह, एकदम गंदा हो जाएगा, पिग की तरह, ठीक है, एकदम पिग की तरह हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सोच लो, एक ऐसे आंख बंद करो, सोचो एक बियर है, एक बियर है, ठीक है, स्लेव है, बेचारा गरीब सा कोई आदमी स्लेव है, उसको आपने अटाबस्का, उसके ऊपर ढेर सारा बस्का रख के उसको रेनडियर पे बिठाकर भेज दिया। कहाँ भेजा? सदर्न इंडिया में भेज रहे हो, और वहां पहुंचते पहुंचते वो विनिपेग की तरह गंदा हो जाएगा। बस याद हो गया। सारे कहां पर है? कनाडा में है, नहीं भूलेगा। चलो इतनी चीजें क्लियर। अभी 2 मिनट बाद रिवाइज कराऊंगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर ध्यान दो। कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेंजी और सेंट लॉरेंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट क्लास में रिवर के बारे में। यहां पर देखो, कोलोराडो नदी की बात करेंगे तो सबसे पहले कोलोराडो नदी का उद्गम कहां से होता है? रॉकी माउंटेन से होता है। वेरी गुड। कहां पर जाके कोलोराडो नदी गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। देखते हुए चले, ये देखो, ये यहां पर आपको रॉकी माउंटेन मिलेगा, जो मैंने रेड सा डाउनलोड किया है, ड्रॉ किया है, रॉकी माउंटेन। यहां से कौन सी नदी निकल रही है? कोलोराडो नदी निकल रही है। गिर कहां पर रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। बताओ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो अभी दूर कर दी जाएगी। मिसिसिपी नदी की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये आपका इटास्का से निकल रही है, लेक इटास्का, जो कि यूएसए में है, वहां से ओरिजिनेट कर रही है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिर रही है, ठीक है। मिसिसिपी देख लो, ये रही मिसिसिपी। यहां पर आपको इटास्का लेक दिख जाएगा, ठीक है, यूएसए में, और यहां से मिसिसिपी निकल रही है और ये जाकर ड्रेन कहां पर हो रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो यहां पे कोलोराडो, यहां पे मिसिसिपी। आगे बढ़े। मैकेंजी रिवर जो है, मैकेंजी, वो कहां से निकल रही है? ग्रेट स्लेव लेक से। अब सोचो, स्लेव कहां पर था? कनाडा में था। बियर, ग्रेट बियर कहां पे था? कनाडा में था। ग्रेट बियर, स्लेव के ऊपर क्या रख दिया गया था? बास्का रख दिया गया था, अटाबास्का रखने के बाद रेनडियर पे बिठा के उसको सदर्न इंडियन भेज दिया गया था, और वहां पहुंचते पहुंचते वो विनिपेग की तरह हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां पे अभी बस याद रखना है मैकेंजी, ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ग्रेट स्लेव लेक से ओरिजिनेट हो रही है, ब्यूफोर्ट सी में जाकर ड्रेन हो रही है। तो मैकेंजी देख लेते हैं। यहां पर देख लो, ये दिख रहा है आपको। तो यहां पर आपका ग्रेट स्लेव लेक हो गया, ठीक है, और ये ड्रेन कहां पर हो रही है? ब्यूफोर्ट सी में, जो कि आर्कटिक ओशन आपको दिख रहा है ऊपर। क्लियर क्लास? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो, वॉइस आ रही है ना? हाँ, वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए फिर क्या दिया गया है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ओंटेरियो झील से, और कहां पर अपने पानी को ड्रेन कर रही है? अटलांटिक ओशन में। तो कुछ मेजर रिवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जल्दी से देख लो एक बार। क्विक रिवीजन क्लास। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, एक सुंदर सा हाइलाइटर लेते हैं
और एक प्यारा सा कलर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कोलोराडो नदी को, ठीक है। कोलोराडो नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है बताओ? रॉकी माउंटेन से, ठीक है। और कहाँ पर ड्रेन हो रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। क्लियर? डन, वेरी गुड। फिर उसके बाद मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? इटास्का लेक से ओरिजिनेट हो रही है, यूएसए से। और ये कहाँ पर ड्रेन हो रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। डन, दूसरी रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑन्टेरियो झील दिखेगी, ठीक है। ऑन्टेरियो झील से ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। क्लियर है? और अपने पानी को कहाँ ले जाकर ड्रेन कर रही है? अटलांटिक ओशियन में। क्लियर है? यहाँ पर मैकेंजी रिवर की बात करेंगे तो मैकेंजी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? स्लेव लेक से। और कहाँ पानी को ले जाकर गिरा रही है? ब्यूफोर्ट सी में। क्लियर? डन। चलो, अब यहां पर एक रिवर और याद रखो, परीक्षा में पूछा गया है, रियो ग्रेनेट रिवर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लो। रियो ग्रेनेट रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में? मैक्सिको एंड यूएसए के मध्य। क्लियर है? बताओ क्लास, थोड़ा बहुत याद हो रहा है? लेक याद हो रहा है? रिवर याद हो रहा है? अभी रिवाइज कराऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करना, एकदम बच्चों की तरह। किसी स्टूडेंट ने लिखा था एकदम बच्चों की तरह पढ़ाती है, एक ही बात को मैम जब तक रटवा नहीं देती तब तक बोलती रहती है, क्योंकि याद हो जाए। जो ब्लैंक वाला मैप मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का दिखाया है ना स्टार्टिंग में, मैं चाहती हूं जब क्लास एंड हो तो अगर वही ब्लैंक मैप आपके सामने ऐसे रख दिया जाए तो आप 5 मिनट में हर चीजों को लोकेट कर लीजिए। देखो क्लास, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं हमेशा कहती हूं, मैं किसी भी इल्यूजन में आप लोगों को नहीं रखती हूं। मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, कहां कहां से प्रश्न बने हैं, कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताना, अपने तरफ से पूरी मेहनत करना, ठीक है। कर्म हमारा हमें करना पड़ेगा और बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में है, माता पिता के आशीर्वाद पर है और आप लोग सफल जरूर होंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। बस जीवन में निराश मत होइएगा, ठीक है। निराश मत होइए। कहने में बहुत सिंपल सा शब्द लगता है कि निराश मत होइए, लेकिन जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बहुत निराशा लगती है, ठीक है। लेकिन तब भी हमेशा याद रखिएगा कि निराश होने से कुछ नहीं होगा। आप अकेले आए हैं, अकेले जाना है, समय बीत जाएगा और जो आप जितना जीवन आपको जीना आप जी भी नहीं पाएंगे। आपके बिस्तर पे पड़े रहने से, सोचते रहने से, रोने से या किसी को भी फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक दो लोग जो आपके परिवार में आपसे प्रेम करते हैं वो आपके दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया चल रही है। आप रहें चाहे ना रहें, दुनिया अपने स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर भगवान ने, ईश्वर ने ये शरीर दिया है, आपको एक गिफ्ट दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी है, ठीक है, आपको जीवन में कर सकते हैं तो जरूर करिए और निराश मत होइए, कभी भी खुश रहिए, ठीक है। एकदम खुश होके क्लास को करते रहिए। चलो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रियो ग्रेनेट की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिको और यूएसए के मध्य में ये स्थित है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अच्छा, अलास्का रीजन की एक यूकॉन रिवर भी याद कर लो। यूकॉन सॉरी, इतनी चीज क्लियर। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, मिसिसिपी और मिजोरी रिवर जो है ना, ये मिसिसिपी और मिजोरी रिवर ये कहां पर आकर मीट करती है? ये सेंट लुइस में, ये याद रखिएगा। सेंट लुइस मिजोरी में आकर ये दोनों मिलती हैं। और आपको पता होना चाहिए मिजोरी रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर, ये भी याद रखिएगा। चलो, इतने पॉइंट्स हो गए। आप एक दो पॉइंट्स और देखेंगे, फिर एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। डेजर्ट की बात कर ले तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है और नॉर्थ अमेरिका के जो डेजर्ट्स हैं वो आपको इसी लोकेशन में दिखेंगे। यहाँ इतनी दूर आपको डेजर्ट्स दिखेंगे, ठीक है, इतनी दूर आपको डेजर्ट्स दिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मोजावे डेजर्ट की बात करें, मोजावो डेजर्ट की बात हम करें तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो मोजावे डेजर्ट है, परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इधर कैलिफोर्निया वाले रीजन में आपको यहाँ पर मोजावे डेजर्ट दिखेगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा है मोजावे डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद सोनोरान
डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये रहा सोनोरान, मोजावे के नीचे सोनोरान डेजर्ट। लोकेशन याद रखिए क्लास, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चीहू आहू आन, चीहू आहू आन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये चीहू आहुआन डेजर्ट यहां पर है, ठीक है। और फिर ग्रेट बेसिन डेजर्ट की जब हम बात करेंगे तो ये आपको ग्रेट बेसिन डेजर्ट दिख रहा है। देखिए आपके परीक्षा में जो चीज पूछी गई थी वो यही था, मोजावे मरुस्थल कहां पर है, या फिर सोनोरान डेजर्ट कहां पर है, या फिर चीहू आहू आन मरुस्थल कहां पर है, और ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहां पर है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैप में लोकेट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। क्लियर है क्लास? तो डायरेक्ट मैच करने को बोला गया था, यहां पर ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले एक बार क्या करते हैं, मैप को देख लेते हैं। किसी अच्छे मैप को देखते हैं यहां पर, तो लास्ट में देखेंगे। इस वाले मैप को लेते हैं ना, ज्यादा क्लियर है। चलो पूरा इरेज करते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। यहां पर चलो बताओ मुझे, सबसे पहले हम लोग ग्रेट लेक्स की बात कर लेते हैं। ये रहा ग्रेट लेक में होम आप याद रखेंगे, होम्स, जिसमें सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और लेक सुपीरियर, इरी, ओंटेरियो और यूरोन, ये चारों जो है वो यूएसए और कनाडा की से अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। जो लेक मिशिगन है वो एंटायरली यूएसए में लाई कर रही है, क्लियर। चल यहां पर अगर हम देखें लेक ओंटेरियो जो है वहां से कौन सी नदी निकल रही है बताओ, सेंट लॉरेंस निकल रही है, और कहां पर जाकर गिर रही है, अटलांटिक ओशन में। यहां पर आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिख रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस दिख रहा है, ठीक है, जो डेल्टा बना रही है, उसी में जाकर ये अपने वाटर को ड्रेन कर दे रही है, क्लियर। यहीं पर लेक सुपीरियर के इधर ही थोड़ी दूर पे आपको लेक अटाबस्का नहीं लेक इटासा दिखेगा, लेक इटास्का दिखेगा, ठीक है, लेक इटास्का, ये याद रखिएगा। लेक इटास्का से कौन सी नदी निकल रही है, मिसिसिपी नदी निकल रही है, ठीक है, मिसिसिपी मिजोरी नदी के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो यहां पर देखिए मिसिसिपी नदी निकल रही है लेक इटास्का से, जो कि कहां पर जाकर ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर ड्रेन होती है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर जब हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले बियर, बियर के बाद बता दो कौन था, स्लेव था, स्लेव पे आपने क्या डाला, अटाबस्का डाला, ठीक है, एक बस्का डाल दिया, और उसको किस पे बिठा दिया, रेन डियर पे बिठा दिया, रेन डियर पे बिठाकर उसको आपने कहाँ भेजा, सदर्न इंडिया में भेजा, सदर्न इंडियन लेक के पास भेजा, ठीक है। वहां पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो गया, विनिपेग की तरह हो गया। तो ये सब कहां पर है, ये सारे आपके कनाडा में हैं, याद रखेंगे, याद रहेगा, डन, याद हो गया होगा। चलो यहीं पर आप याद रखेंगे ग्रेट स्लेव से एक नदी निकल रही है जिसको कि हम मैकेंजी रिवर कह रहे हैं। मैकेंजी रिवर जो है वो कहां पर जाकर ड्रेन हो रही है, ब्यूफोर्ट सी में जाकर ड्रेन हो रही है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बोला कि अलास्का रेंज में आप एक रिवर याद रखिएगा, यूकॉन रिवर, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कभी यूकॉन रिवर के बारे में, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इधर आपको रॉकी माउंटेन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन से कौन सी नदी निकल रही है, कोलोराडो रिवर, जो कि कहां पे जाकर गिर रही है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, क्लियर क्लास। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूं, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे रियो ग्रेनेट रिवर दिख रही है जो कि मैक्सिको और यूएसए के बीच में बाउंड्री बना रही है, क्लियर हो गया होगा। चलो अब ज्यादा रिवाइज कराऊंगी तो भाग जाओगे तुम लोग। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, प्रश्न के माध्यम से और नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए क्लास। विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ से साउथ आपको चलना है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बढ़ना है और आपको बताना है किस तरीके की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में। तो यहां पर देखिए, थोड़ा समय ले लीजिए, आपको लेना है, मैं उत्तर बताती हूं। सबसे पहले आपको दिखेगी मोजेस और लाइकेन, ठीक है, काई और लाइकेन, मतलब आपको टुंड्रा रीजन दिखेगा। देखिए क्लास, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैप बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये कनाडा वाला ऊपर वाला रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, पूरा दिख रहा है आपको। नॉर्थ अमेरिका में इधर मैक्सिको है, इधर यूएसए है और ये कनाडा। तो हम ऊपर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। और कनाडा रीजन में अगर आप देखेंगे, इधर से ये आर्कटिक सर्किल जा रहा है, आर्कटिक सर्किल जा रहा है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया है, हम एकदम नॉर्दर्न पोल की बात करें, आर्कटिक सर्किल जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। टुंड्रा रीजन की बात करते हैं ना, एकदम पोल पे, नॉर्दर्न पोल की तरफ, जहां पर हमेशा बर्फ से जमीन ढकी रहती है, इतना ठंडा। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आपको काई और लाइकेन दिखेगा, फिर शंकुधारी वन दिखेंगे, कॉनिफरस फॉरेस्ट, फिर मिश्रित वन दिखेंगे, फिर उष्णकटिबंधीय वन दिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रही हूं, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे ना, तो इस तरीके से आपको वेजिटेशन में चेंज दिखेगा। आपको पता है कि नॉर्दर्न साइड में जो कनाडा वाला ऊपर वाला रीजन है, वो तो पूरा पोल की तरफ है, तो बहुत ही ठंडा। और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, ये है, यहां पर देखिए जगह ही नहीं है, मैं कैसे ड्रॉ करूं, ये देखिए, ये है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, ठीक है। एक मिनट है इसको गुस्सा आ जाता है, मैं अगर बहुत तेजी से पढ़ा दूं तो मेरा बोर्ड गुस्सा आ जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोब है, इधर आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ आ रहे हैं, आप देखेंगे क्या जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस होगा ना। पोल की तरफ बहुत ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड है, तो वहां के वेजिटेशन वैसे होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर वेजिटेशन में चेंजेस दिखेंगे। तो इधर देखिए आप, यहाँ पर और क्लियर होगा। सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये देखिए, ये ग्रीनलैंड, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एकदम ठंडा, सालों में पूरे, मतलब सालों साल, मतलब पूरे साल आप देखेंगे जो जमीन है वो जमी हुई है, ठीक है, वेजिटेशन है ही नहीं, बर्फ से ढकी हुई है। तो ये आपका टुंड्रा रीजन हो गया। कैसा रीजन हो गया? टुंड्रा रीजन, एकदम ठंडा। फिर उसके नीचे अगर आप आएंगे, ये वाला जो डार्क ग्रीन रीजन है, ये कॉनिफरस फॉरेस्ट यहां दिखेंगे आपको, शंकुधार वृक्ष, ऐसे जो आप लोग क्रिसमस ट्री इस तरीके का बनाते थे, बनाते होंगे भी, ठीक है। फिर आप इधर की तरफ जब आएंगे इस वाले रीजन में, तो इधर आपको एल्पाइन माउंटेन्स दिखेंगे, एल्पाइन वेजिटेशन दिखेंगी, माउंटेन्स दिखेंगे बड़े बड़े, उस पे हाइट पे आपको वेजिटेशंस दिखेंगी। इधर अगर आप आएंगे ये, तो यहां पर आपको ग्रासलैंड्स दिखेंगे, ग्रासलैंड्स, ठीक है, घास के मैदान दिखेंगे। और यहीं पर अगर आप देखेंगे, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका के इधर ही रीजन में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो अगर आप इस साइड आएंगे तो इधर आपको पर्णपाती वन भी दिखेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी दिखेंगे, ये याद रखिएगा। और इधर आपको रेन फॉरेस्ट दिखेगा। तो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि देखिए किस तरीके से आपको वेजिटेशन में चेंजेस दिख रहे हैं। ये इसी को आपको अरेंज करना था, क्वेश्चन में बोला गया था। तो सबसे ऊपर आपको टुंड्रा, फिर कॉनिफोरस, फिर ग्रासलैंड, इधर एल्पाइन, इधर अगर आप जाएंगे नीचे की तरफ तो रेन फॉरेस्ट भी आपको दिखेंगे। अब देखो ये प्रश्न क्या पूछा गया है, यहां पर ध्यान देना। The grassland found in the interior part of the North America continent are known by which of the following name? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियां निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं? सवाना, डाउन्स, प्रेरीज या फिर वेल्ड? तो इसे हम प्रेरीज नाम से जानते हैं।
सी आपका सही उत्तर है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में। आगे बढ़े, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हटती हूं, प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर अमेरिका महाद्वीप की संपन्नता और औद्योगिक विकास के मुख्य कारण रहे हैं? विशाल प्राकृतिक संसाधन, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट के पीछे का कारण नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड लेबर भी है। तो ये एक आसान सा जनरल सा प्रश्न है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं सोचना था इसमें। अब क्लास ये भी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं और वो औद्योगिक क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है, यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब हम न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की बात करेंगे तो वस्त्र इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखेंगे कनाडा वाले मैप में इधर की तरफ वाला ये जो एरिया है ना, इसे न्यू इंग्लैंड क्षेत्र भी कहा जाता है, न्यू इंग्लैंड रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्यूबेक, पोर्टलैंड, मॉन्ट्रियल ये सब आपका आ जाता है, ठीक है। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया क्षेत्र की जब हम बात करेंगे, वित्त, जहाज रानी और भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है। आपके परीक्षा में पिट्सबर्ग के बारे में पूछा गया है, डेट्रॉइट के बारे में पूछा गया है, सेंट लॉरेंस के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पिट्सबर्ग जो है वो इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल मशीनरी के लिए फेमस है, पूछा गया है परीक्षा में ये प्रश्न। और सेंट लॉरेंस की बात करेंगे तो ये स्टील, वस्त्र, मोटर वाहन के लिए फेमस है। पैसिफिक तट क्षेत्र विमान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार पढ़िएगा, यहां से भी प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। ये डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग तो जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या बोला गया है, पढ़ते चलिए क्लास। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका प्रेरी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है या विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन क्षेत्र है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रेरी क्षेत्र है, ठीक है, ग्रासलैंड जिसको कि हम कहते हैं, वो आपका गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, एकदम सही है। और यहाँ पर न्यूनतम मक्का उत्पादन है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर स्वीट कॉर्न जो आप लोग खाते हैं ना, अमेरिकन स्वीट कॉर्न बहुत होता है, ठीक है, खाते हो ना मन से एकदम अमेरिकन स्वीट कॉर्न, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। मक्का बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है वहां पर। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा है तो मैं स्क्रीन से हटती हूं, आप लोग पढ़िए आराम से। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड चीजों को बताना है। कॉनिफोरस फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका ग्रेट सोर्स ऑफ सॉफ्ट वुड है, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट की, पर्णपाती वनों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रॉड लीव वाले फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात यहाँ पर की गई है। तो बताइए इसमें से आपका सही क्या है, बताइए क्लास, समय ले लीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है जितना समय लेना रहा करें, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं उत्तर जल्दी दे देती हूँ, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या किया करिए, वीडियो को आराम से पॉज किया करिए, आराम से प्रश्न को पढ़ा करिए और उत्तर दिया करिए। अभी मैंने आपको वेजिटेशन में दिखाया है कि सबसे ऊपर हमको टुंड्रा रीजन दिख रहा था, फिर कॉनिफोरस फॉरेस्ट, फिर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट दिख रहा था, ग्रासलैंड दिख रही थी। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, पूछा गया है कि जब आपसे हम बात करते हैं कॉनिफोरस फॉरेस्ट की, तो कॉनिफोरस फॉरेस्ट में किस तरीके के सॉरी क्लास, गला थोड़ा सा खराब है। शंकुधारी वन में मुलायम लकड़ियां के बहुत बड़े स्रोत हैं, सही है। पर्णपाती वन में, जहां पे आपको पता है डेसिडियस फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो एक समय पे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, सदाबहार वन क्या होता है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी भी उनकी पत्तियां गिरती नहीं हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ देखिए, जब हम लोग यूपी में रहते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं पतझड़ का मौसम आता है, पेड़ अपने पत्तियों को गिरा देते हैं ना, तो वो पर्णपाती वन वहां पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लास एक मिनट, यहाँ पर देखिए, तो अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं तो इधर आपको कॉनिफोरस फॉरेस्ट दिख रही है, शंकुधार वन दिख रहे हैं,
ठीक है, मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से क्रिसमस ट्री होते हैं। ठीक है, इधर के रीजन में अगर आप देखेंगे तो आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखेगा, पर्णपाती वन भी दिखेंगे, और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आपको रेन फॉरेस्ट दिखेगा। तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में वेजिटेशन में आपको क्लियर हो गया ना किस रीजन में आपको कौन से तरीके के फॉरेस्ट दिख रहे हैं। सॉरी, गला बहुत भयंकर खराब है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम इसी प्रश्न को देखते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है कि कॉनिफोरस फॉरेस्ट में हमें सॉफ्ट लकड़ियां मिलती हैं। देखिए, जहां पर भी ठंड है, थोड़ा सा सोचिए, जहां पर भी मौसम ठंड है वहां की लकड़ियां सॉफ्ट ही होंगी। ठीक है, जहां पर गर्मी है वहां के जो वुड्स होते हैं ना वो हार्ड वुड होते हैं, कठोर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। डेसिडुअस फॉरेस्ट में ब्रॉड लीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां, आप हमारे यहाँ भी देख सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ हार्ड वुड, बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल रीजन है, सन रेज आ रहे हैं तो यहाँ की लकड़ियां आपकी हार्ड होंगी, इसमें इतना कुछ सोचना ही नहीं है। बस आपको क्या सोचना है कि नॉर्थ अमेरिका में किस रीजन में हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल रहे हैं, किस रीजन में हमको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहे हैं और किस रीजन में हमको कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिल रहे हैं, बस इतना याद रखना है क्योंकि परीक्षा में यहां से पूछा जा सकता है। तो डी आपका सही, फीचर्स एकदम सही दिए गए हैं। अब यहां पर देखिए, कनाडा शील्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड, गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओंटारियो कनाडा। बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। मैंने आपको कनाडा शील्ड से रिलेटेड बताया था और मैंने आपको बताया था कि जब हम कैनाडियन शील्ड की बात करेंगे तो इधर की तरफ हडसन बे के नीचे आपको कैनाडियन शील्ड दिखेगी। याद करिए, लास्ट क्लास में एक प्रश्न दिया था कि जो कैनाडियन शील्ड है वो कनाडा के आधे से ज्यादा पोर्शन को कवर की हुई है, या पूरे कैनाडियन शील्ड जो है वो पूरे कनाडा में फैली हुई है, जो कि गलत स्टेटमेंट था ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैनाडियन शील्ड हाँ कनाडा के लार्ज पोर्शन को कवर की हुई है और ये मिनरल रिच है, यहाँ पे मिनरल्स हमको मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रेट लेक्स की अगर हम बात करें तो ओंटारियो, इरी, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यही चीज आपके प्रश्न में पूछी गई है कि कैनाडियन शील्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल, बिल्कुल सही है वर्ल्ड में, मैंने आपको बताया है। गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओंटारियो कनाडा, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर क्लास। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रश्न को देखते चलिए। वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन द यूएस। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहां खोदा गया था। तो बताइए, अलास्का में, पेंसिल्वेनिया में, कैलिफोर्निया में या फिर मैक्सिको में। तो यहां पर याद रखिएगा ऑयल ड्रिल सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में आपका ऑयल ड्रिलिंग के लिए कुआं खोदा गया था। क्लियर है, कब खोदा गया था, 1859 में ही खोदा गया था। ठीक है, 1859 के समय। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वाटर ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस जो है वो मेजर नेविगेबल रिवर्स है। पनामा कनाल जो है वो पैसिफिक को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पनामा कनाल, इस्मस ऑफ पनामा कनाल, मैंने आपको बताया था ना। देखिए एक नैरो स्ट्रिप है, इसको इस्मस बोलते हैं। इस्मस मतलब क्या है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि लार्ज लैंड मासेस को, लैंड बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इधर आप देखते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको दिखता है, इधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखता है और इधर एक नैरो स्ट्रिप दिखती है, इसी को हम इस्मस कहते हैं। ठीक है, तो इस्मस ऑफ पनामा, और पनामा कनेक्ट किसको कर रहा है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। ठीक है, और मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आपको पता ही है कि दोनों आपकी नेविगेबल रिवर है। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ईस्टर्न एज की बोला गया है, पूर्वी छोर के बारे में बोला गया है। रॉकी पर्वत, कैस्केड श्रेणी, माउंट विटनी पीक, एप्लेचियन माउंटेन या फिर सियरा नेवादा श्रेणी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्लास फिर से इस प्रश्न को पढ़िए,
वीडियो को पॉज करिए और ध्यान दीजिएगा, ईस्ट साइड के बारे में बोला गया है, ईस्टर्न साइड ऑफ यूएसए। क्या बोला गया है? ईस्टर्न साइड ऑफ यूएसए, ध्यान दीजिएगा ये। तो यहां पर आप पाएंगे कि खाली जो एप्लेचियन माउंटेन है, ठीक है, वही ईस्टर्न साइड पे है। ध्यान दीजिए, यहां पर एप्लेचियन माउंटेन आपको ईस्टर्न साइड पे दिख रहा है। वेस्टर्न साइड पे आपको सेरा नेवादा, रॉकी माउंटेन, कोस्ट रेंज, ठीक है, फिर सेरा मेड्रेस, ये सब किस साइड में है? वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। ईस्टर्न साइड में खाली एप्लेचियन माउंटेन है, यही प्रश्न में पूछा गया था। और इसी तरीके से प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement with reference to the United States of America. United States of America से related है statement. United States of America is the fifth largest country in the world in the terms of area. Its central lowland are its most fertile part. Piedmont Plateau is located on the both side of Appalachian Mountain. ध्यान दीजिएगा क्लास, अगर हम बात करें यूएसए की, तो क्या यूएसए आपका 5वां सबसे बड़ा देश है? नहीं, गलत है। रशिया कनाडा के बाद ये आपका तीसरा, तो ये आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत। ये ठीक है। इसके मध्यवर्ती प्लेन की अगर हम बात करेंगे, यहां पर जो मध्यवर्ती प्लेन है वो आपके फर्टाइल है, बिल्कुल सही है, उपजाऊ है। और यहाँ पे पीडमाउंट पठार एप्लेचियन माउंटेन के दोनों ओर स्थित है, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही है, गलत कौन सा है? केवल एक, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्यों गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर रशिया और कनाडा के बाद आपका यूएसए आता है, ठीक है। और दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एप्लेचियन माउंटेन के किनारे किनारे आपको कम ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जिसको कम ऊंची हाइट वाले पठार आपको दिखेंगे। Which of the following is natural vegetation of central lowland of USA? बताइए। तो यहाँ पर सेंट्रल लोलैंड की बात कर रहे हैं, तो हमने पेरी घास की बात की है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, ये नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है ना, पेरीज ग्रासलैंड आपको इस सीजन में मिलेगी, सेंट्रल लोलैंड में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक, ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली चीज तो थी नहीं यहाँ पर। चलो इसको मैच करो, मिनरल्स दिए गए हैं और रीजन दिया गया है। तो बताओ, जब हम लॉ आयस की बात करेंगे, लॉ आयस की, तो लॉ आयस हमको कहां से मिलेगा? ध्यान दीजिएगा क्लास, महत्वपूर्ण है। तो लॉ आयस हमें मैक्सिको की नहीं, सुपीरियर लेक से, सुपीरियर लेक से। ए का सेकेंड 2 जगह दिया गया है। कोयला की बात करेंगे तो कोयला एप्लेचियन माउंटेन वाले क्षेत्र से, ठीक है, एप्लेचियन याद रखिएगा। तो बी का फोर्थ यहां दिया है। खनिज तेल की बात करेंगे तो ये मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है, खनिज तेल के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्राकृतिक गैस के लिए टेक्सास, तो सी आपका सही उत्तर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, हाँ, सी सही उत्तर है। यहां पर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्लास, हम लॉ आयस की बात करेंगे तो सुपीरियर झील, वही सुपीरियर झील जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, वही सुपीरियर झील जो कि ग्रेट लेक का पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है, वहां से हमें क्या मिलेगा? लॉ आयस मिलता है, आयरन ओर मिलते हैं, ठीक है। एप्लेचियन क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो ये कोयला के विशाल भंडार हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। प्रमुख तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के जो एरिया है वहां से हमें तेल की प्राप्ति होती है। और प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है टेक्सास, मैक्सिको, ठीक है, और सुसियाना, याद रखिएगा, यहां से हमें प्राकृतिक गैसेस मिल जाती है नॉर्थ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। डेट्रॉइट is the main center of the following.
अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। जब हम डेट्रॉइट की बात करेंगे यूएसए की, तो वो किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट्स बता रही हूं, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है। वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। कनाडा की बात हम करें, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड इज द पोलर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। कोस्ट लाइन हेयर इज वेरी इंडेंटेड। कोस्ट लाइन आपको दिखेगी तो बहुत ऐसे बिगड़ी हुई सी कोस्ट लाइन दिखती है। ठीक है, डेनमार्क जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन उस पर अधिकार किसका है? कनाडा का। सॉरी, आंसर पता चल गया, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है, सॉरी समझ गए होगे ज्यादातर, ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है, ये याद रखिएगा। ठीक, गलती से मैंने इसको डेनमार्क बोल ठीक है, तो यहां पर 2 आपका गलत हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा? 1 और 3 सही है, सी सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। चलिए, कैनेडियन शील्ड की अगर हम बात करते हैं, कैनेडियन शील्ड से रिलेटेड हमने कई प्रश्नों को देखा है। क्या दिया गया है? या कठोर चट्टानों से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है, यहाँ खेती करना अत्यंत सरल है, या धातुत्व खनिजों से संपन्न है। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? और ध्यान दीजिएगा क्लास, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैनेडियन शील्ड के बारे में बताया है, कैनेडियन प्लेट्यू के बारे में बताया है। तो ये लो प्लेट्यू रीजन है, मेड ऑफ हार्ड रॉक, एकदम सही है। यहां से हमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, एकदम सही है। और जब ये हार्ड रॉक से बना हुआ है और मेटालिक मिनरल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या ये फार्मिंग के लिए सुटेबल रीजन होगा? नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न में बोला क्या गया है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो केवल 2 सही नहीं है, ठीक है, बाकी दोनों सही है। चलिए, यहां पर देख लीजिए क्लास, ये रहा कैनेडियन शील्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इधर एप्लेचियन माउंटेन दिख रहा है, इधर सियरा नेवादा दिख रहा है, ये कोस्ट रेंज दिख रही है, रॉकी माउंटेन दिख रहा है, अलास्का रेंज दिख रही है, ब्रुक रेंज दिख रही है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेट प्लेन बीच वाला रीजन है, और इधर ही आपको पेरीज ग्रासलैंड दिखती है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। The lowland of Great Lakes and the St. Lawrence River are the most fertile region. The plateaus of the Labrador Peninsula are actually extension of Appalachian Mountain. The St. Lawrence River originate from the Rocky Mountain. अब तो अगर इसको किसी स्टूडेंट ने गलत किया तो बहुत मार पड़नी चाहिए आप लोगों को, जैसे पुराने जमाने में गुरु लोग मारते थे वैसे मार पड़नी चाहिए। पहली इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बता रही हूं, सेंट लॉरेंस नदी जो है वो कहां से निकल रही है? वो ओरिजिनेट हो रही है ओंटारियो झील से। और अगर रॉकी माउंटेन की बात करेंगे तो यहां पे कोलोराडो रिवर आपकी ओरिजिनेट हो रही है। तो तीसरा तो गलत है, हटाओ हटाओ। ठीक है, 2 तो आपका बिल्कुल सही है कि लैब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः एप्लेचियन पर्वत का ही विस्तार है, एकदम सही है ये। ठीक है, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियां यहां का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, अभी आपको बताया। तो यहां पर 1 और 2 आपका सही होगा, खाली जो तीसरा है वो आपका गलत है। कौन सा कथन सही है बोला गया है, इस वजह से ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बता दिया है, सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो से निकल रही है। ठीक है, consider the following statement with reference to the interior plain of Cordillera region of Canada. ठीक है, Cordillera region of Canada के बारे में यहां पर बोला गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, the height of prairie plains here increases towards the Rocky Mountain. दूसरा दिया गया, agriculture is the main occupation.
इन द वैली ऑफ कॉर्डिलेरा माउंटेन। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्लास, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो सही उत्तर है वो दोनों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है, वो दोनों ही बिल्कुल आपको सही दिए गए हैं और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा सी। सॉरी क्लास, यहां पर ध्यान दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ कैनेडा। क्लाइमेट हेयर इज जनरली वेरी हॉट। आपको लगता है कनाडा का टेम्परेचर हॉट होता होगा? कनाडा में ठंडक पड़ती है, हॉट नहीं होता है। हटा दो, एक को हटाओ, कौन सा सही है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। दूसरा आपका बिल्कुल सही होगा। द विंटर हेयर आर लॉन्ग एंड वेरी कोल्ड, स्नो स्टॉर्म्स अकर हेयर इन विंटर। ठीक है, आपका सही उत्तर बी हो गया। आसान था ना। द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडा इज माइल्डर देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडा। कैनेडा के हम वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न। तो कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपका माइल्डर होता है देन ईस्टर्न पार्ट। उत्तरी प्रशांत प्रवाह कनाडा के तटीय भागों को कोस्ट रखता है। कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु की पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मृदुल होता है। बिल्कुल सही है, हाँ, क्योंकि नॉर्दर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट जो है वो कोस्टल पार्ट ऑफ कनाडा को क्या रखता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखिए, ये भी कनाडा से रिलेटेड है। क्या बोला गया है, लेस देन 10% ऑफ इट्स टोटल एरिया इज कल्टिवेबल, मतलब इसके कुल क्षेत्र का 10% से कम भाग पर ही हम कृषि कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बोला गया है कि नोवा स्कोटिया इज नोन फॉर द लार्ज एप्पल ऑर्चर्ड। नोवा सोकिया सेब के बड़े बड़े बागों के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। पेरी क्षेत्र के सूक्ष्म भागों में पशुपालन का एक मुख्य व्यवसाय है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये भी सही है, कनाडा में ठंड बहुत होती है, आप जानते हैं। यहाँ पर 10% क्षेत्र है, वहीं पर खेती हो सकती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। ये सब कुछ जनरल से क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, न्यू फाउंडलैंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब एग्जाम में ये पूछेगा, अभी तो हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो आराम से बता दोगे कि मैम आंसर क्या होगा, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है, तब कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, न्यू फाउंडलैंड जो है वो फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है और ये कनाडा में है, ये याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, ये कनाडा के मैप है, ठीक है, और इधर आपको न्यू फाउंडलैंड दिखेगा, इधर कोस्टल रीजन में दिख रहा है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। चलो यहां पर ध्यान दो, क्या दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ये भी कनाडा से रिलेटेड प्रश्न है। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर फाउंड ऑन द लैब्राडोर क्यूबेक बॉर्डर। ठीक है, फिर दूसरा आपको दिया गया है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर प्रोड्यूस इन अल्बर्टा। कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। बॉक्साइट इज नॉट फाउंड हेयर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए, यहां पर सही उत्तर आपका क्या होगा। लॉ अयस्क के सबसे बड़े निष्पेक्ष अगर हम देखेंगे, निक्षेप अगर हम देखेंगे लैब्राडोर क्यूबेक एरिया में, यहां पर इस मैप को आपने देखा ना, ये देखिए ये क्यूबेक है, ठीक है, कनाडा में, ये न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर रीजन है। ध्यान से देखिए क्लास, महत्वपूर्ण है जो पॉइंट्स बता रही हूं। तो ये आपका फेमस है किसके लिए, आयरन ओर के लिए, एकदम सही है। अल्बर्टा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर देख लीजिए, ये अल्बर्टा है जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए फेमस है।
ठीक है। इधर क्यूबेक और लेब्राडोर की बात करेंगे, आयरन ओर मिल रहा है। न्यू फाउंडलैंड की बात करेंगे, यहाँ पे फिशिंग के लिए फेमस है, ठीक है। अल्बर्टा की बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है, एकदम सही है। यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता, एकदम सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, क्यूबेक है, ये न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, ये अल्बर्टा है, किसके लिए फेमस है, नेचुरल गैस पेट्रोलियम के लिए। क्यूबेक और लेब्राडोर रीजन किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए फेमस है। न्यू फाउंडलैंड किसके लिए फेमस है, फिशिंग के लिए फेमस है। याद रखिएगा ये सारी चीजें, एग्जाम में पूछे तो आराम से टिक लगा लीजिएगा। कैनेडा इज एज बिग एज, ट्वाइस एज बिग एज इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबेक इज द कैपिटल ऑफ कैनेडा, अच्छा, ठीक है। टोरंटो, टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी इन कैनेडा, बताइए। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। और यहां पर एक मिनट, क्यूबेक इज द कैपिटल ऑफ कैनेडा, आपको क्यूबेक क्या, ये आपका गलत है। क्यूबेक कैपिटल है, ओटावा दिख रहा है ना, गलत है ना, तो ये आपका गलत हो गया। यहां पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसको प्रश्न में जरूर पढ़ लिया करिए कि करेक्ट पूछा गया है कि नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो तीसरा आपका नॉट करेक्ट है, ठीक है। कैनेडा इज ट्वाइस एज बिग एज इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, नहीं। टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी इन कैनेडा, ये सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, ठीक है, सी आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। कथन एक गलत है, क्यों, क्योंकि कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा है, 2 गुना नहीं 3 गुना बड़ा है, ठीक है। टोरंटो की अगर हम बात करेंगे तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ना कि आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर क्यूबेक दिया गया था, मैंने आपको बताया ओटावा है ना कि क्यूबेक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज आर प्रोमिनेंट इन ऑन्टेरियो, ठीक है। ऑन्टेरियो की अगर हम बात कर रहे हैं उस एरिया की, तो वो आपका फेमस है किसके लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए उद्योग प्रमुख है वो, ठीक है। बताइए, उपकरण उद्योग प्रमुख है, हाँ है। टोरंटो और मॉन्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन है, बिजनेस सेंटर रीजन है, हाँ है। गुड वाटर पावर रिसोर्सेज इन क्यूबेक प्रोविंसेस हैव प्रमोटेड द इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही है, कहा जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑन्टेरियो जो है वो आपका इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। पूछा जाता है डेट्रॉयट, ऑन्टेरियो, ये सब के बारे में, तो याद रखिएगा ये सारे। टोरंटो मॉन्ट्रियल में भी हमें इंडस्ट्रियल रीजन दिखता है, सही है, ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया ज्यादातर चीजों को, तो चलो बताओ, थोड़ा बहुत बताओगे कि नहीं बताओगे, मन कर रहा है बताने का कि नहीं कर रहा। मैं कुछ चीजों को टिक लगाती हूं, आप बताइएगा। पहला चीज, ठीक है, यहां पर कौन सा ओशियन है बताओ, इधर कौन सा ओशियन है बताओ, ये तो बहुत ही आसान है। इधर कौन सा ओशियन है बताओ, इधर कौन सी रिवर मैंने आपको बताया है, इधर कौन सी रिवर मैंने आपको बताया अलास्का रीजन में, ठीक है। फिर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, और क्या बताओगे, यहां पर एक और लेक है उसके बारे में बताओ, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे कौन सी रिवर आके गिर रही है, यहाँ पे कौन सी रिवर आके गिर रही है,
यहां पे कौन सी रिवर आके ड्रेन हो रही है? बताओ क्लास, याद हुआ है कि नहीं? बस ऐसे ही मैम ने बोला और सब भूल गए? कुछ याद वाद है कि सब भूल गए? सोचिए थोड़ा सा, ये क्या है? हडसन बे है, यहां पर बैफिन बे है, ये क्या है? ग्रीनलैंड है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। बताओ, दिख रहा है ब्लू रंग से? इधर ब्यूफोर्ट सी है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर आर्कटिक ओशियन है, ये अलास्का रीजन है, यहां पर यूकॉन रिवर है, ये रॉकी माउंटेन है, कौन सी रिवर निकल रही है? कोलोराडो रिवर निकल रही है। कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है। सॉरी, ठीक है। यहां पे मिसिसिपी, मिजोरी रिवर आपकी गिर रही है। ये क्या है? ग्रेट लेक है। ये इस्थमस ऑफ पनामा। बोलो, मैकेंजी रिवर है इधर, यहां पर ग्लेट्स कहां से निकल रही है? ग्रेट स्लेव से। कौन कौन से कनाडा में आपको मैंने वो बताए थे, लेक बताए थे? बियर, स्लेव, अटाबस्का बताया था ना, रेनडियर, और लास्ट में कौन सा? विनिपेग। ये सब लेक कहां पर है? कनाडा में। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। इधर ही आपको एप्लेचियन माउंटेन दिखेगा। बताओ, थोड़ा बहुत याद हुआ है? इसे मैं और बता दूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा। तो क्लास, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पॉइंट्स याद हो रहे हैं तो कुछ चीज़ों को तो आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। जब मैं ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दूंगी तो जो जो प्रश्न पूछे गए थे ना, उन प्रश्नों को एक बार करा दूंगी ताकि एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। तो लेक याद रखेंगे, रिवर याद रखेंगे, प्रश्न बनता है, माउंटेन रेंज याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कौन कौन से डेजर्ट्स से पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। वेजिटेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इन सारे पॉइंट्स को जब रिवाइज करूंगी तो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फिर बैठ जाएंगे। तो अभी आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कॉन्टिनेंट के साथ। फिर एक बार सारी चीज़ों को एक बार जब रिवाइज कराऊंगी तो फिर कभी नहीं भूलेगा क्लास। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन में बने रहने के लिए, और बीच बीच में मेरी खांसी ने जो आप लोगों को डिस्टर्ब किया है उसके लिए सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी हेल्थ ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए अपने, ठीक है। आप लोग की परीक्षा पास आ गई है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पर कोई भी परेशानी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ बनी हुई है और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को सफलता मिले, आप लोग जीवन में ऊंचाइयों को छुइए। अपने पे विश्वास रखिएगा, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिएगा, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।
धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू।